मुनसिफ हो अगर तुम तो कब इंसाफ करोगे, मुजरिम हैं अगर हम तो सज़ा क्यों नहीं देते। आदाब नाज़रीन, हमारे मसाइल में आपका खैर मकदम है। हमने आपसे वादा किया था हमारे मसाइल में हम स्टूडियो से बाहर निकलेंगे और उन मकामात पर जाएंगे जहां मसाइल के बारे में सोचने वाले लोग हैं, मसाइल के बारे में गौर व फिक्र करने वाले लोग हैं, हमारे मसाइल के बारे में जिनको फ़िक्र है और जो हमारे मसाइल को दूर करना भी चाहते हैं मगर मजबूर हैं। मसाइल को दूर करने के लिए हमें यह भी सोचना है कि हमारे मसाइल दरअसल हैं क्या। हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हैं और यहाँ पर जो नौ मुंतखब यूनियन है, स्टूडेंट यूनियन, उसके नुमाइंदों के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं। हम जानना चाहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये नौजवान तालिब इल्म या ये नौजवान यूनियन या ये नौजवान ओहदेदारान ये किस अंदाज से सोचते हैं हमारे मसाइल को लेकर। हमारे अपने मसाइल और मुल्क के मसाइल क्या जुदा हैं? जब हम मसाइल की बात करते हैं तो आखिर हम सिर्फ अपने ही मसाइल की बात कर रहे होते हैं या हम उन मसाइल के बारे में भी गौर करते हैं जिनसे हमारे अहले वतन जूझते हैं? क्या जिन मसाइल से हमारे अहले वतन जूझते हैं उन्हीं मसाइल से हम नहीं जूझते? इन तमाम बातों पर गौर करने के लिए, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड्स में भी जब इस पर बात की थी, तो यही उभर कर आया था कि जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसमें वो सब बातें आती ही नहीं हैं जो हमारे असल मसाइल हैं। जब असल मसाइल पर आप बात करते हैं तो लोग तलवार निकाल लेते हैं, लोग कुछ और मसले खड़े कर देते हैं ताकि हमारे असल मसाइल जो हैं वो पसे पर्दा चले जाएं। इन सब बातों पर गौर करने के लिए जब हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आए हैं तो आइए आज हम इस हमारे मसाइल में इन बच्चों से बात करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मुस्तकबिल है हमारा, ये हिंदुस्तान का जो मुस्तकबिल है, ये एक ज़िम्मेदार मुस्तकबिल है, ये किस अंदाज से सोचता है अपनी बातों को लेकर, अपने मुल्क को लेकर, अपने माहौल को लेकर, अपने आसपास को लेकर। तो सबसे पहले मैं तारुफ कराता हूँ हमारे दरमियान नायब सदर जो हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के सज्जाद सुभान राथर साहब। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ हमारे मसाइल में। हम यहाँ पर यह भी बता दें कि नायब सदर के ओहदे पर पहली बार कश्मीर से कोई नौजवान मुंतखब हुआ है। इनके लिए ताली बजनी चाहिए आप सबकी तरफ। और हमारे दरमियान मौजूद हैं मशकूर अहमद उस्मानी साहब जो इस स्टूडेंट यूनियन के सदर हैं। हम आपका भी खैर मकदम करते हैं। हमारे दरमियान तलबा यूनियन के सेक्रेटरी मोहम्मद फहद साहब भी मौजूद हैं। हम आपका भी खैर मकदम करते हैं। हमारे दरमियान शोबे दीनियात से डॉक्टर रिहान अख्तर कासमी साहब मौजूद हैं जो यहाँ पे उस्ताद हैं। हम डॉक्टर रिहान अख्तर कासमी साहब आपका भी खैर मकदम करते हैं। तो आइए हम बातचीत का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले मैं सज्जाद सुभान राथर साहब आपसे दरियाफ़्त करूँगा, क्योंकि आपको ने पहली बार यहाँ पर उस खित्ते की नुमाइंदगी की है जिस खित्ते को हमेशा ये शिकायत रही है कि उसके मसाइल पर तवज्जो नहीं दी जाती है। तो आपको कैसा महसूस होता है मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये ओहदा पाने के बाद? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ETV उर्दू वालों का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ आए और आपने ये ज़रूरत समझी कि हम भी स्टूडेंट के जितने मसाइल या मामला थे उनको जानने की कोशिश करें और न सिर्फ वो मामला यहाँ तक रहे बल्कि पूरे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज कन्वे हो। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2014 में आया, मेरा यहाँ PhD एंट्रेंस हुआ और मैंने क्वालिफाई किया और मेरा PhD हिस्ट्री में एडमिशन हुआ। सबसे बड़ी मुझे यहाँ पे खुशी महसूस हुई कि मेरे माँ बाप का भी ये सपना था और मेरा भी सपना था, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हम कश्मीर में दरसगाह की अहमियत देते हैं। माजी दरसगाह जहाँ पे ये माना जाता है कि इखलाकियत और मॉरलिटी की अगर कहीं भी इल्म हासिल होता है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पहली प्रेफरेंस दे। तो मेरे माँ बाप इस चीज़ के लिए एग्री हो गए कि आप जाइए और वहाँ तालीम हासिल कीजिए, जितना आपको हो सके ह्यूमैनिटी के लिए वर्क कीजिए, सोशल वर्क कीजिए। देखिए, अब तालीम का दायरा सिर्फ बुकिश लर्निंग तक महदूद नहीं होता है, डिग्रियाँ लेने तक महदूद नहीं होता है। तालीम इंसान घर में भी बैठ के भी हासिल कर सकता है, ज़रूरी उसके लिए इंस्टीट्यूशन नहीं होता है। लेकिन इंस्टीट्यूशन का मकसद होता है कि जब आप इंस्टीट्यूशन आते हैं तो एक कल्चरल जो डाइवर्सिटी होती है नेशन में, वो सब अगर कहीं पनपते हैं तो वो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होता है। यहाँ पे हर एक स्टेट के तलबा आते हैं पढ़ने के लिए, तो एक कल्चरल इंटरेक्शन होता है। कल्चरल इंटरेक्शन से आप स्टेटों के मसाइल के बारे में जानते हैं कि किस स्टेट में क्या क्या मसाइल हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन से जेन्युइन रीज़न्स हैं जिन पे काम होना चाहिए। तो
यहाँ हम कैंपस आते हैं इसलिए ताकि हमारी कॉन्शियसनेस, द नेशनल अंडरस्टैंडिंग, नेशनल इंपॉर्टेंस, इंटरनेशनल इश्यूज़ के बारे में हम जानें। तो यूनियन भी इसलिए, यूनियन प्लेटफॉर्म भी इसलिए होता है क्योंकि हम पर्टिकुलर क्लास में तो हमारा रिस्ट्रिक्टेड होता है सिलेबस, कि हम एक सिलेबस पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद अपनी डिग्री लेते हैं। लेकिन यूनियन का मतलब ही होता है टू वर्क ओवर द नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज़ फॉर द इंटीग्रिटी, पीस, डेवलपमेंट एंड सोशल वर्क, education upliftment of the backward society, marginalized society, and especially the minority society. AMU Student Union has always stand for the marginalized class, the backward class, those who are being oppressed or suppressed. It may be the individual level or the public level or on the political level. If अगर हम देखेंगे बहुत सारे डायमेंशंस में marginalized class को या जो लोअर क्लास उनको सप्रेस किया जाता है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने हमेशा इसके लिए स्टैंड लिया है। तो हम चाहते हैं अब ये मसाइल कहाँ हल होंगे। देखिए हमारे पास अच्छा खासा पार्लियामेंट भी है, द पॉलिटिशियन डिबेट देयर, थिंग इज डिस्कस देयर, बट द स्टूडेंट यूनियन वर्क्स एज एन प्रेशर ग्रुप। wherever we find limitations, we have to check all limitations within the four walls of the campus. So we want to disseminate that message to the greater society. Politicals are bound, politicians bound है because they have to recontest. तो वो सच्चाई बताएंगे भी नहीं। तो अगर वो सच्चाई कहीं बताते भी है तो कोई ऐसा क्लास हो जो उस सच्चाई से इत्तेफाक ना रखता हो और वो इनके अगेंस्ट में जा सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट यूनियन स्पेशली इन AMU, it is not under the influence of any political party, not influence of any bureaucracy. We are the free. This is the freedom of expression. नाज़रीन, यहाँ पर जो स्टूडेंट यूनियन के इंतखाबात होते हैं वो दीगर यूनिवर्सिटीज़ की तरह नहीं होते। हाँ। यहाँ जो सियासी पार्टियाँ हैं उनका कोई भी नुमाइंदा नहीं होता। कोई भी सियासी पार्टी यहाँ पर स्टूडेंट यूनियन में कैंडिडेट को रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो यहाँ पर जो इंतखाबात हैं उस लिहाज से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जो इंतखाबात हैं उनसे जुदा होते हैं, क्योंकि यहाँ का जो स्टूडेंट का नुमाइंदा चुना जाता है वो अपने दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर, वो जहाँ पर जो एक तकरीरी मुकाबला होता है या जिस तरीके से वो अपनी मेहनत करता है उसके दम पर चुना जाता है। खैर, आपसे बात और आगे जारी रहेगी। हम आपको ये भी बता दें नाज़रीन कि यहाँ का एक तहज़ीब ये है कि जो सदर होता है स्टूडेंट यूनियन का वो बीच में बैठता है, उसके दाएँ जानिब उनका नायब सदर होगा और बाएँ जानिब उनका सेक्रेटरी होता है। ये रिवायत है। तो हम उसी लिहाज से यहाँ पर जो नशिस्त है वो उसी लिहाज से तय पाई गई है। मशकूर उस्मानी साहब, आप यहाँ के सदर हैं यूनियन के। तो जब ये इंतखाबात में आप आए तो आपने यकीनी तौर पर मसाइल की बात की होगी। जब हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में थे उस दौरान जब स्टूडेंट यूनियन का भी इंतखाब होता था, चाहे कैबिनेट का छोटा सा भी इंतखाब हो, तो उसमें सिर्फ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दों की बात नहीं होती थी। यहाँ से लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मैथ्स के जो मसाइल हैं उनसे लेकर अमेरिका, फ़लस्तीन और दुनिया भर के मसाइल पर बात होती थी। तो इस बार के इंतखाबात में भी क्या आपने आलमी मसाइल को भी अहाता किया या कौमी मसाइल पर बात की, या सिर्फ आप जो है स्टूडेंट के जो मसाइल थे उन तक ही महदूद रहे? सबसे पहले तो मैं पूरी टीवी फैमिली का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने इतनी ज़हमत की कि आप लोग दिल्ली से यहाँ तक आएँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक, और आपने इस प्रोग्राम को यहाँ कवर किया। इसके लिए मैं पूरी तलबा बिरादरी की तरफ से आपका शुक्रगुज़ार हूँ। शुक्रिया, और आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने इम्तिहानात के दौरान वक्त निकाल के दिया है। जी। तो आपका जो सवाल है कि किन इश्यूज़ पे इलेक्शन रहा हम लोगों का, तो मैं आपको बताऊं कि जो इश्यूज़ थे उनको हम लोगों ने कैटेगराइज़ किया। बेसिकली जो हमारा जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था उसमें और भी कैंडिडेट्स थे, तो हमने जो अपना कैंपेन रखा वो बेसिकली इश्यूज़ को कैटेगराइज़ करके रखा। जो कैंपस के इश्यूज़ हैं, जो कैंपस सेंट्रिक इश्यूज़ हैं उनको अलग रखा हमने, और जो मिली मसाइल हैं उनको अलग रखा। कहीं ना कहीं एक डिमार्केशन होना चाहिए। सबसे पहले जो स्टूडेंट यूनियन यहाँ पे है वो कैंपस के लिए है, साथ ही साथ उनको नेशन को भी रिप्रेजेंट करना है, इंटरनेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है। लेकिन अगर कैंपस के इश्यूज़ पे बात नहीं होगी और कैंपस के इश्यूज़ को अगर सॉल्व नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं इस बात का खदशा है कि जो फेथ वाली बात है यूनियन के ऊपर, वो जनरल स्टूडेंट की जो फेथ की बात होती है वो फेथ की बात नहीं रह जाती है। तो हम लोगों ने कैंपस के इश्यूज़ को फोकस किया। अलग अलग इश्यूज़ हैं, जैसे एकेडमिक एनवायरनमेंट को चेंज करना है, सिलेबस में तब्दीली लानी है, और भी दीगर मसाइल थे कैंपस के, डाइनिंग से लेकर हेल्थ और हाइजीन के इश्यूज़ थे। बहुत सारे इश्यूज़ थे, छोटे भी इश्यूज़ थे, बड़े भी इश्यूज़ थे। सारे इश्यूज़ पे हम लोगों ने डिस्कस किया। साथ ही साथ हम लोगों ने मिली मसाइल पे भी डिस्कस किया कि यहाँ से कैसा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। चूँकि जो इस वक्त हिंदुस्तान के हालात हैं, जो 2014 के बाद से हिंदुस्तान के हालात हुए हैं, उससे आप भी वाकिफ़ हैं और हम सब लोग वाकिफ़ हैं, उसके बाद से कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है। लगातार जो है कुछ आप कह सकते हैं कि शरपसंद अनासिर जो हैं वो लगातार जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक कर रहे हैं।
तो इस वक्त हिंदुस्तान के हालात को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से एक मजबूत क़यादत आए। और हम लोगों ने ये बात रखी बार बार, मैंने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये कहा कि साथ दीजिए और मजबूती के साथ साथ दीजिए। तो इसके पीछे ये जो मजबूती के साथ साथ देने का मतलब यही था कि आप इस तरह से साथ दीजिए कि जो स्टूडेंट यूनियन बने वो वाकई मजबूत बने, और मजबूत तब बनेगी जब पोलिंग परसेंटेज ज़्यादा हो, जब वोटर टर्नआउट ज़्यादा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं कि इस बार हाईएस्ट वोटर टर्नआउट हुआ, 76% पोलिंग हुई, और वो तो ताली बजनी चाहिए ना, ये तो आप लोगों की कामयाबी है। मैंने बार बार लगातार उनसे यही अपील की कि आप वोट देने ज़रूर जाइए, और आप मेरी बातों को भी सुनिए और भी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी बातों को भी सुनिए। आप जज कीजिए, आप जज कीजिए कौन सा कैंडिडेट आपके लिए बेहतर है, कौन सा कैंडिडेट आपको एक मजबूत क़यादत दे सकता है, कौन से आपके कैंपस के मसाइल को हल कर सकता है, कौन से मिली मसाइल की बात कर सकता है, कौन सा कैंडिडेट। तो ये सारी बातें हमने रखी। अल्हम्दुलिल्लाह हाईएस्ट वोटर टर्नआउट रहा और एक अच्छी जीत भी मिली अल्लाह के शुक्र से, चूँकि हम लोगों ने कैंपस के इश्यूज़ के साथ साथ मिली मसाइल को भी डिस्कस किया। साथ साथ वही मिली मसाइल पर ही हम बात करेंगे अगले सेगमेंट में। फहद साहब, आप सेक्रेटरी बने हैं यहाँ पर, तो आपकी जिम्मेदारी कुछ इनसे जुदा होती है लेकिन ज़्यादा ही होती है। तो उसमें जिस तरह ये मिली मसाइल की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या महसूस होता है कि कौम व मिल्लत के मसाइल क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा मसाइल पे अगर बात की जाए तो खैर सियासी और मज़हबी मसाइल को एक तरफ अगर हम रखें तो सबसे बड़ा अहम मसाइल हमारे कौम के जो आगे है वो है तालीमी मसाइल। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो कम्युनिटी है, मुस्लिम बिरादरी है, उसमें जो सच्चा कमेटी की रिपोर्ट भी जो हमारे सामने आई थी, जो उसमें बताया गया कि मुसलमानों की हालत शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी बदतर है, और यहाँ जो इकोनॉमिकली सोशली हर तरह से हम पीछे हैं। तो उन मसाइल पर सबसे पहले हमें देखना चाहिए, और यहाँ ज़िम्मेदारी जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जो भी पॉलिटिकल हैं या सोशल वर्कर हैं या जो इकोनॉमिकल साउंड्स हैं, उन सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि उनको सपोर्ट करना चाहिए अपनी कम्युनिटी को। क्योंकि अगर रिप्रेजेंटेशन के अगर तौर पर देखा जाए तो अगर हमारी पॉपुलेशन में 17% अगर हमारा 17% हम हिंदुस्तान की पॉपुलेशन में अपनी एमपी रखते हैं, लेकिन हमारा पार्टिसिपेशन 2 या 2.5% ही रहता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ कौम के साथ ये परेशानी है कि हम अपने आप को आगे जो है आगे बढ़ कर के कदम कहीं बढ़ा नहीं पा रहे हैं, अपने आप को आगे रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सबसे अहम मसाइल हैं जिन पर जो है गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। रेहान साहब, जिन मसाइल की तरफ इन्होंने तवज्जो दिलाई है, अगर हम देखते हैं जो हमारे कौमी रहनुमा हों या मजहबी रहनुमा हों, वो जब बयानात देते हैं या उनके जब भी वो उनकी तकरीरें वगैरह भी होती हैं या हमारे खुतबात वगैरह में भी इसका ज़िक्र उस मजबूती के साथ नहीं होता। तालीम के बारे में हम लोग कहते हैं इक़रा पढ़ो, सबसे पहली आयत है, लेकिन उसके बावजूद हमारी कौम जो है इल्म के मामले में पिछड़ती क्यों जा रही है? और क्योंकि आपका ताल्लुक़ शोबे दीनियात से है, तो आप इसको ज़रा अच्छी तरह समझा सकते हैं कि जो चीज़ कुरान और हदीस में है, और हर आदमी जो है वो अपने आप को मज़हब की तरफ माइल बताता भी है, साबित भी करता है, मगर वो तालीम से क्यों दूर हो गया है? सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों का इस कैंपस में और जमहूरियत की इस मंदिर के सामने इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया। और सर सैयद अली रहमा को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं कि उनकी रूह को करवट करवट चैन सुकून राहत मिले। जब पूरे हिंदुस्तान में कोई मसला पेश आता है, चाहे वो मुस्लिम कौम से रिलेटेड हो या अदर्स कौम से रिलेटेड हो, तो सारे लोगों की निगाहें सिर्फ अगर होती है कि अलीगढ़ क्या सोचता है। आप देखिए कि लंकेश्वर जो नामानिगार थी, जो मीडिया से रिलेटेड थी, अगर उसकी हत्या हुई तो लोगों ने सोचा, सबने प्रोटेस्ट किया, लेकिन अलीगढ़ खड़ा हुआ कि नहीं हुआ। अगर मंडल कमीशन, रंगानाथ मिश्रा कमीशन और सच्चर कमीशन में मुसलमानों के तालीमी पसमादगी की बात हुई तो लोगों ने सोचा कि अलीगढ़ क्या सोचता है। पार्लियामेंट में बात करना, असम्बली में बात करना, जलसे जुलूस करना, तमाम चीज़ें ठीक है, लेकिन उसको सही अवेयर कराने में कहीं न कहीं जो तालीम याफ्ता तबका है, जो इंटेलेक्चुअल्स है, वो उनकी जो हिस्सेदारी है वो 0% रहती है। मान लीजिए कि हम अपने घर से आए, हमने यहाँ पे इल्म हासिल किया, हम जॉब में आ गए, तो हमारा इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ लिमिट में हो गया कि हमारी फैमिली सिर्फ एजुकेटेड हो जाए, पड़ोसी एजुकेटेड ना हो पाए। तो जब ये सोच बदलेगी तो अवेयरनेस आएगी। मतलब हम सब सिर्फ जो है खुदगर्जी में मुब्तला हो गए।
चलिए नाज़रीन, यहाँ वक्त एक मुख्तसर वक्फे का, बड़ी अच्छी बात कही है रेहान साहब ने। करेगा क्या कोई फोकस किसी पर, सब अपनी अपनी सेल्फी ले रहे हैं। यहाँ पर हालात ये हैं कि सब खुदगर्जी के मारे हुए हैं, तो इस वजह से दिल साफ़ हो किस तरह के इंसाफ नहीं है, इंसाफ हो किस तरह के दिल साफ़ नहीं है। लौटते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस तारीख़ी मकाम पर हैं। ये यूनियन हॉल है हमारे पीछे, और हमारे दरमियान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के ओहदेदारान मौजूद हैं। ये जो जितने लोग आगे आपको बैठे नज़र आ रहे हैं, ये सारे यहाँ के कैबिनेट मेंबर हैं जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन है उसके। और हमारे पीछे ये तलबा बैठे हुए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सैयद मोहम्मद शहबाज और मैं बीकॉम का तालिब इल्म हूँ। आपको क्या लगता है कि आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के बाद मुल्क और कौम के लिए क्या कोई ऐसा कारनामा अंजाम दे सकते हैं जिससे हमारे मसाइल जो हैं वो हल हो सकेंगे? जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को सभी को ये बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा मोटिव और जो सबसे बड़ा जो आज प्रॉब्लम है वो एजुकेशन है। और इस मकसद से जो हम सब जितने भी कैबिनेट यहाँ बैठे हैं और जो यूनियन, तो हमारा सबसे पहले ये मोटिव था कि हमने जो इन यूनियन में आने का इरादा किया तो इस मोटिव से किया कि हाँ, हमें अपने कौम के लिए कुछ करना है। और तारीख़ गवाह है कि यहाँ की यूनियन हमेशा सिर्फ एक ये एमयू के लिए नहीं रही है। हमेशा उन्होंने अपने स्टूडेंट, अपने पूरे हिंदुस्तान में अपने भाइयों के लिए और अपनी कौम के लिए आवाज़ें उठाई हैं। और आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि जब भी कुछ भी जहाँ भी कहीं भी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, कभी भी इनजस्टिस हुआ है तो वहाँ पे यूनियन और यहाँ के तालिब इल्म यहाँ से आवाज़ उठाते रहे हैं। मशकूर साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो है पूरे हिंदुस्तान के लिए आवाज़ उठती है। जहाँ भी कत्ल हुआ, रोशनी का कत्ल हुआ, जहाँ भी मारे गए बेगुनाह मारे गए। तो ये जो बेगुनाही में जो लोग मारे जाते हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हमने हमेशा सुना है कि जो आज मुस्लिम यूनिवर्सिटी सोचती है कल पूरा हिंदुस्तान सोचता है। लेकिन अब वो सोच कहीं ना कहीं मुतासिर हो रही है। अब ये 80 वर्सेस 20% की लड़ाई हो गई है, तो उसमें आप कहाँ अपने आप को देखते हैं? हिंदुस्तान के जो माइनॉरिटीज़ हैं वो जो है इल्म के ऊपर फोकस करें, तालीम के ऊपर फोकस करें। और जब तालीम होगा, जो मुसलमान तो कहता है तालीम से क्या फ़ायदा, रोज़गार नहीं मिलता। तो तालीम क्या रोज़गार के लिए ली जाती है या अपने जहन की खिड़कियाँ खोलने के लिए? देखिए, सबसे पहले तालीम की जो ज़रूरत है वो जहन की खिड़कियों को खोलने के लिए। और जब जहन की खिड़कियाँ खुलेंगी तो रोज़गार भी मिलेगा। फिर उसके बाद पॉलिटिकल मसाइल भी सुने जाएंगे, उनको भी हल किया जाएगा। फिर जब तालीम के बाद जो इंसान की शख्सियत उभरती है वो डायरेक्ट रोज़गार के बाद नहीं उभर सकती। एक अगर ड्रॉप आउट है, 10th क्लास पास स्टूडेंट नहीं है, 8th क्लास फेल स्टूडेंट है, उसकी जो सोच है और जो एक ग्रेजुएशन लेवल की जो स्टूडेंट की सोच है या मास्टर्स या रिसर्च स्कॉलर लेवल की सोच है, उनमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो इस वक्त ज़रूरी है कि हम लोग तालीम पे फोकस करें, साथ ही साथ मिली मसाइल को लेके आगे बढ़ें और जहाँ भी जिस तरह से भी पॉलिटिकल इंटरवेंशन होता है वो करें। मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन की तरफ से हमारी यही अपील है पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से, पूरे हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज़ से, कि ये वो वक्त है कि एक प्लेटफॉर्म पे हम सब लोग आएँ। तो मेरी ये अपील है कि एक प्लेटफॉर्म पे सब लोग साथ आएँ। यहाँ हिंदुस्तान की जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं वो साथ में, दलित और जो भी ऑपरेस्ड क्लास है, ठीक है, जिनके साथ हक तलफी हो रही है, जिनके हक को नहीं दिया जा रहा, उन सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। और मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी। हम लोग वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और इंशाल्लाह जो मसाइल हैं उनको हल किए जाएंगे और मुल्क के फलाह बहबूदी की बात होगी। यहाँ से किस तरह से हिंदुस्तान प्रोग्रेस हो, जो कि मुझे नहीं लगता है पिछले कुछ सालों में कम से कम 2-3 साल की बात तो मैं कर ही सकता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हुई है जिससे ये लगे कि हिंदुस्तान एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप नेशन की तरफ जा रहा हो। गिरावट लगातार वगैरह तो बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, बाहर से जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उसमें तो हिंदुस्तान को बहुत अच्छे मार्क्स दिए जा रहे हैं। राठौर साहब, आपका ताल्लुक़ कश्मीर से है, तो कश्मीर को लेकर एक अलग तरह की सोच जो है, जब कभी हम कश्मीरी बच्चों को देखते हैं ख़ास तौर से शुमाली हिंद वगैरह में, तो कश्मीरी बच्चों को लेकर एक अलग तरह की सोच होती है, जबकि कश्मीर के बच्चे जो हैं उनका भी हिंदुस्तान की तरक्की में, तामीर व तरक्की में बहुत अहम हिस्सा है। वो फ़ौज में भी हैं, वो बड़े बड़े ओहदों पर हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, हर जगह मौजूद हैं। लेकिन इस सोच को बदलने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, आपने अच्छा सवाल पूछा कि ऐसा ना कहीं महसूस होता है
कश्मीर के बच्चों को भी ये महसूस होता है कि दे फील आइसोलेटेड, लेकिन माशाल्लाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। हम सब यहाँ एक ही दस्तरखान पे बैठ के खाना खाते हैं, एक दूसरे के रूम में जाते हैं और एक दूसरे के साथ बखूबी बातें अच्छे से करते हैं। लेकिन अगर यहाँ से बाहर देखते हैं, वो तो कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है बड़े मगर आराम के साथ। तो एक दस्तरखान पे सारे लीडर खाना खाते हैं, उसके बाद एक दूसरे की पीठ में छुरा भी घोंपते हैं। वो वाली चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ नहीं है, अलीगढ़ में नहीं है ऐसा कुछ। तो आपको क्या महसूस होता है कि इस जो ये फासला है इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? आप सबसे बड़ी बात है कि ये फासले तभी दूर हो सकते हैं जब ऐसी पॉलिसीज़ और ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनाई जाए। जैसे मेरा भी मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारे यहाँ अभी जो करंट पॉलिटिकल हमारी गवर्नेंस है, उनको चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज़ और ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनाए जिससे एजुकेशन अपलिफ्टमेंट हो, सोशल अपलिफ्टमेंट हो और इंटेलेक्चुअल इंटीग्रेशन ऑफ द यंग इंटेलेक्चुअल्स हो। हम चाहते हैं कि जो यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स हैं डिफरेंट स्टेट्स के, और आपने भी कश्मीर की बात छेड़ी, इन सब इंटेलेक्चुअल्स का एक इंटीग्रेशन हो। ये इंटीग्रेशन तब होता है जब आप पैट्रोनाइज करते हैं किसी ऐसी कम्युनिटी को हु आर मार्जिनलाइज्ड एंड सप्रेस्ड एंड हु आर सफरिंग फ्राम द वायलेशन, ह्यूमन राइट वायलेशन। तो इन मामलात में आपको पॉलिटिकल पहलू को दूर रख के एक सोशल पहलू रखना चाहिए, एक ह्यूमैनिटी का पहलू रखना चाहिए। आपके ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि आप रियल में लोगों के दिल जीतें। जैसे कि ऐसे बयानात भी आए हैं कि वक्त के जो लीडर्स हैं उन्होंने ये कहा भी है कि हम और पॉलिसी इज़ टू विन द हार्ट ऑफ द पीपल ऑफ द कश्मीर, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं हमें। नहीं, जैसे जो बच्चे जिन्होंने पत्थर फेंके थे उनकी रिहाई वगैरह की गई है, कुछ इस तरह की चीज़ें वो कर रहे हैं कि जिसमें महसूस हो। एक और सवाल है, जब आप कहते हैं कि जो ह्यूमन एंगल है, तो वहाँ से जो कश्मीरी पंडित वगैरह निकल कर आए हैं कश्मीर से, क्या वो उस ह्यूमन एंगल में उनकी भी कहीं शमूलियत है उनकी वापसी को लेकर? देखिए, कश्मीरीज हैव ऑलवेज वेलकम टू द पंडित ब्रदर्स कि वो आए और वहाँ बसे। यू विल फाइंड द ओनली एग्जांपल इन कश्मीर वायर द पंडित, द मुस्लिम एंड द सिख आर लिविंग टुगेदर, और वो अपने घर एक दूसरे के यहाँ जाते भी हैं। तो आपकी कोशिश होगी कि कश्मीरियत को जो है वो जिंदा किया जाए, नॉट ओनली द कश्मीरियत। सिंस आई एम रिप्रेजेंटिंग 30,000 स्टूडेंट्स ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, our agenda is the, I have already told, the intellectual integration of the young generation. हम चाहेंगे कि यंग जनरेशन टू कम इनटू द पॉलिटिकल सिस्टम, और जो विरासत चला आ रही है कि ये पॉलिटिकल सिस्टम्स खाली हमारा ही है, सम हैज़ कंसिडर्ड दैट द पॉलिटिकल सिस्टम बिलोंग्स टू अस एंड वी आर अप्रोप्रिएट फॉर दिस। नो, वी वांट यंग इंटेलेक्चुअल्स हु डोंट थिंक अबाउट एनी रीजन, एनी कास्ट, क्रीड और कलर और कम्युनल इन्फ्लुएंस। वो किसी भी मसलक से हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कश्मीरी हो, बंगाली हो, बिहारी, whosoever he is, we will always stand for an intellectual who work for the humanity, who will work for the national integration, the integration of the intellectuality। physical integration खूब हुई, militarization खूब हुई। हम चाहते हैं कि इंटीग्रेशन हो, सोशल इंटीग्रेशन हो, एजुकेशन इंटीग्रेशन हो, इंटेलेक्चुअल इंटीग्रेशन हो, हम एक दूसरे के मामला जाने। ये मेरी दिली ख्वाहिश है। आई वॉन्ट टू visit each and every state of India to know the people, to know their issues, to know why education poorness, क्यों अभी एजुकेशन नहीं है उतनी, क्यों गरीब तबका अभी भी फुटपाथ पे सोता है। क्या एजुकेशन हक खाली पॉलिटिशियंस के बच्चों का है? क्या इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चों का ही है? क्या उन बड़े जो ब्यूरोक्रेट ऑफिशियल्स हैं उन्हीं के बच्चों का एजुकेशन हासिल करना हक है? अभी भी हिंदुस्तान बिलो पॉवर्टी लाइन है, अभी भी हमारे यहाँ उतनी एजुकेशन नहीं है। अभी भी जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाहर में शहरों में जाता हूँ, अभी भी गरीब बच्चे चाय की दुकानों पे काम करते हैं जो कि भी 6-7 साल के भी नहीं होते हैं, अभी भी चाइल्ड लेबर हैं। अगर यहाँ हमारे पॉलिटिशियंस को डिस्कस करते हैं, दे डिस्कस द कम्युनल हेट्रेड, अगर वो डिस्कस करते हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए कि अब अगले बार कैसे इलेक्शन में आए। आप देखिएगा इतने सारी चीज़ें होती हैं हिंदुस्तान में, कभी किसी को मॉब लिंचिंग के ज़रिए ख़त्म किया जाता है, लेकिन हमारी स्टेट, हमारे पॉलिटिशियंस कभी, चाहे वो उस स्टेट में हो, ना वो कोई पर्टिकुलर स्टेट के पॉलिटिशियन उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, ना सेंट्रल गवर्नमेंट आवाज़ उठाती है। कहीं ना कहीं यही रहता है कि अगले बार अगर हमें इलेक्शन जीतना है तो अभी आवाज़ इसके खिलाफ नहीं उठानी है, अगर मेजॉरिटी का फेवर हासिल करना है। मैं आपके माध्यम से तमाम भाइयों से, जितने भी हिंदुस्तान में किसी भी मसलक से हो, कि आप जुड़िए एंड स्टैंड फॉर द इंटेलेक्चुअलिटी, स्टैंड फॉर द एकेडमिक। आप एकेडमिशियंस को आगे लाइए। Academic institutions are the best institutions which can provide the leadership, and it was the aim of the Aligarh Muslim University Student Union to provide the leadership, and irrespective of any religion, whosoever is, to provide an leadership of an intellectuality, who will work for the humanity, who will serve the student cause, who will serve the nation cause. चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। और
इससे जो है एक आपने एक पूरा एक जो है पूरा मंजरनामा जो है पेश कर दिया है, जिसमें कि हमारे जो मसाइल हैं उनकी तरफ आपने तवज्जो दी है। किसी को कोई सवाल पूछना है? मेरा सवाल मशकूर अहमद उस्मानी साहब से है कि जैसा कि आपने अपने मैंडेट और दीगर इंतखाबात से पहले भी कहा था एकेडमिक एक्सीलेंसी के बारे में, अभी आपने एक बात कही कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कि इंडिविजुअल का जब तक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक वो अपनी सोचने की लियाकत उस लेवल पे नहीं ला पाएगा जहाँ पे वो अहम फैसले आसानी से ले सके। तो तलबा यूनियन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और स्टूडेंट्स के लिए क्या करते वाली? स्टूडेंट यूनियन की जानिब से इंशाल्लाह हम लोग रिमीडियल क्लासेस लगवाएंगे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस के थ्रू, या फिर एक क्लब है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, उसका नाम मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, ठीक है, चूँकि वो हमारा एजेंडा है। इंशाल्लाह उस क्लब को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसके थ्रू हम लोग जो है ट्रेन करेंगे सारे स्टूडेंट्स को, जिनको प्रॉब्लम नहीं है उनको भी करेंगे ताकि उन पे और पॉलिश हो जाए। अगर किसी को प्लेसमेंट के दौरान अगर 20,000 की जॉब लग रही है तो शायद अगर पॉलिश हो जाए तो 25 की लगे, और जिनको नहीं लग रही है तो उनको जॉब लग जाए। तो इन सब तरह के प्रोग्राम्स हम लोग लगातार करते रहेंगे। अभी हम विमेन कॉलेज में भी थे तो हमने वहाँ पर बात की, तो वहाँ ये बताया गया कि वहाँ की बच्चियाँ जो है वो इतनी काबिल हैं कि उनको बहुत आसानी से जो है नौकरियाँ दस्तियाब हो जाती हैं, लोग उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्वालिटी क्या यहाँ लड़कों में है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्वालिटी यहाँ लड़कों में भी है, क्वालिटी यहाँ लड़कियों में भी है। अब आपको मैं क्वालिटी की ये मिसाल देता हूँ कि हमारे सामने ये 2 बहनें हमारी बैठी हुई हैं और ये दोनों कैबिनेट मेंबर हैं हमारी, और जो सीनियर कैबिनेट जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं कैबिनेट में वो हमारी बहन है। चलिए, तो क्वालिटी की तो होनी ये मिसाल चाहिए। नाज़रीन, यहाँ वक्त है मुख्तसर वक्फे का, हम लौट कर आते हैं और फिर इनकी बहन से बात करेंगे, मगर इस मुख्तसर वक्फे के बाद। हमारे मसाइल में आज हम मौजूद हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के अहदेदारों के साथ, और यहाँ पर तलबा भी मौजूद हैं और हम हमारे मसाइल पर बात कर रहे हैं। और जब हमारे मसाइल पर बात करते हैं तो हमें महसूस ये हो रहा है कि यहाँ के जो तलबा हैं उनकी नज़र सिर्फ मुस्लिम मसाइल पर नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मसाइल के ऊपर है, और वो चाहते हैं कि वो मसला दूर हो। जैसे कि वक्फे से पहले अभी मशकूर भाई जिक्र कर रहे थे कि यहाँ की जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उनमें 2 ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं जो सीनियर कैबिनेट है। सीनियर कैबिनेट का मतलब ये होता है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। जो सबसे ज़्यादा वोट हासिल करता है वो सीनियर कैबिनेट होता है, और जब यूनिवर्सिटी में अगर सदर वगैरह नहीं होता है तो उनकी जगह वो काम करता है। क्यों मशकूर भाई, सही कह रहा हूँ मैं? हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही होती है सीनियर कैबिनेट की। तो हमारे दरमियान मौजूद है, आपका क्या नाम है? समरीन पराव। समरीन, इसको लें आप, मैं सवाल पूछता हूँ। समरीन, आपको क्या महसूस होता है इतने सारे लड़कों के बीच में आप 2 लड़कियाँ बैठी हुई हैं, तो आपको घबराहट सी महसूस होती है या आपको फ़ख्र महसूस होता है? मुझे घबराहट तो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है मेरे सब भाई हैं, यहाँ सब बहनें हैं। जब मैं वोट मांगने यहाँ अपने भाइयों के बीच में आ सकती हूँ तो जीतने के बाद तो इंशाल्लाह बिल्कुल घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब आपको सपोर्ट कर सकते हैं जब जिताने के लिए। तो जीतने के बाद तो इंशाल्लाह आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे ताकि आप आगे बढ़े। आप उनके लिए ही आ रही हैं, उनके हक के लिए लड़ने आ रही हैं, तो आपको सबको सपोर्ट करते हैं, तो कोई डरने वाली बात नहीं। समरीन, आपको क्या लगता है कि इस यूनिवर्सिटी में और इस यूनिवर्सिटी के बाहर भी जो लड़कियां हैं उनके मसाइल क्या हैं आपकी नज़र में? सबसे ज़्यादा सेफ्टी के ही आते हैं, क्योंकि हम हर टाइम बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन यहाँ कैंपस में बहुत ज़्यादा सेफ्टी की डिमांड की जा रही है, और बहुत ज़्यादा है भी सेफ्टी। सबसे ज़्यादा एएमयू में लड़कियों के लिए सेफ्टी कहा जाता है, जो सबसे ज़्यादा सेफ कैंपस कहा जाता है। पेरेंट्स हर किसी के हर कहीं नहीं भेजते, लेकिन एएमयू का अगर नाम आता है, अगर लड़कियां कहती हैं एएमयू में भेज दिए तो पेरेंट्स कहते हैं हाँ एएमयू में भेज देंगे, कहीं और नहीं भेजेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेफ कैंपस शायद मेरे ख्याल में यही है। और मैं खुद रही हूँ, मैंने देखा है यहाँ बहुत अच्छे लड़के भी, लड़कियों को मतलब बिल्कुल बहन की तरह, बिल्कुल ऐसा है ही नहीं माहौल यहाँ का, बहुत अच्छा। आप कहना ये चाहती हैं सबको बहन समझते हैं, सब भाई हो जाते हैं, फिर शादी ब्याह कैसे होगा भाई? नहीं, खैर ये बात नहीं है, लेकिन इज्जत एक बहुत चीज़ होती है। लड़की की इज्जत करना ज़रूरी नहीं आप उसको बहन समझे, इज्जत करना बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो शायद यहाँ के लड़कों में बहुत ज़्यादा है, वो एक लड़की की इज्जत करना जानते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही है आपने। आपका क्या नाम है? नबीला ज़हरा। नबीला, आप भी कैबिनेट में हैं? जी जी, कैबिनेट मेंबर। तो आपको क्या सूझी कि आप मतलब ये इलेक्शन वगैरह लड़ने के लिए आ गई हैं? आपको तो वालिदैन ने पढ़ने के लिए भेजा होगा ना? नहीं, बिल्कुल पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन साथ में जितने भी डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ होती हैं हर चीज़ पर फोकस करने के लिए कहा था। और ये बात है कि अगर हम लोग किसी भी स्टेज पर किसी की भी मदद कर सकते हैं तो ये भी कहा है कि सबकी मदद करते हुए चलो।
तो एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, हर किसी को हेल्प करना है, हर किसी के लिए काम करना है और ख़ुद भी आगे बढ़ना है और दूसरों को भी साथ में आगे लेकर के चलना है। मशकूर भाई, जितनी तालियां इन बच्चों के लिए बजी उतनी तालियां आप लोगों के लिए नहीं बजी, तो इसका मतलब अगर ये सदारती ओहदे के लिए आती तो जीत जाती। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि जितनी तालियां, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो एक लगातार आपने देखा कुछ सालों के बीच में कि जिस तरह से मीडिया ट्रायल किया गया कि भाई वुमेन सेफ़ नहीं है कैंपस के अंदर और उनको यहाँ परमिशन नहीं है, वहाँ परमिशन नहीं है, तो इसको तो आप अपनी नज़रों से अभी देख रहे हैं कैंपस में आके कि जब हमारी कोई बहन कोई बात बोलती है तो उस पर कितनी तालियां बजती है और कोई हमारा भाई अगर बोलता है तो उस पर कितनी तालियां बजती है। ये इस बात का सबूत है कि इस कैंपस में कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है। ये कैंपस हमेशा सेंसिटाइज रहा है। और सीनियर कैबिनेट बनी है, इसका मतलब इनको वोट मिला है। वही मैंने कहा कि ये आपके लिए टक्कर हो सकती थी। बिल्कुल टक्कर हो सकती थी। अभी लास्ट ईयर जब इलेक्शन हुआ था तो वाइस प्रेसिडेंटशिप पे हमारी एक बहन कहकशा खानम ने कंटेस्ट किया था और वो 2nd पोजीशन पे थी। उनको 2800 समथिंग वोट आए थे, अच्छे खासे वोट्स आए थे, जबकि वुमेंस कॉलेज का की यूनियन अलग है, वहाँ पे 4-5 हज़ार वोट्स अलग है लड़कियों के। तो यहाँ पे आप सोचिए कि जब वाइस प्रेसिडेंटशिप पे अगर एक वुमेन कैंडिडेट आ रही है, वुमेन स्टूडेंट आ रही हैं, तो इतने वोट उनको अगर मिल रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इस बात को साबित करता है कि ये कैंपस पहले से सेंसिटाइज है और यहाँ पर लड़कियाँ सेफ। बहुत अच्छी बात है। फहद भाई, आप बहुत देर से मैंने आपको खामोश किया हुआ था क्योंकि बात वो चल रही थी। आपने बड़ी अच्छी बात कही थी तालीम को लेकर। जी, तो तालीम के अलावा भी आपकी नज़र में और क्या क्या ऐसे मसाइल हो सकते हैं जिन पर न सिर्फ हमको तवज्जो देनी है, हुकूमतों को भी तवज्जो देनी है? ये सबसे पहली ज़रूरत जो है वो अवेयरनेस की है, क्योंकि अभी हम अगर देखें तो हिंदुस्तान में जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है और यही सबसे जो अहम जो चीज़ थी तालीम, इसी की वजह से लोगों को रहनुमा है वो तालीम पर बात नहीं करते हैं। हमारे डिबेट्स वगैरह में भी जो लोग आते हैं वो उनको जो है वो बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि या दूसरा चाहे गाय चाहे वो ट्रिपल तलाक, वो उस पर ज़्यादा अपनी एनर्जी ज़ाय कर रहे हैं। तालीम को लेके उस तरह का रुझान नहीं है जैसा सर सैयद में था। जिस तरह सर सैयद ने मुखालफत बर्दाश्त करके इतने बड़ा इदारा आज कायम कर दिया जिससे लाखों लोग अब तक मुस्तफ़ीज़ होते रहे और होंगे भी और हो भी रहे, तो वो चीज़ जो है हमारे आज के मजहबी रहनुमा हो या सियासी रहनुमा हो, उनमें वो सर सैयद बनने वाली चाह नज़र नहीं आती। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक चीज़ है, क्योंकि पॉलिटिकल जितने भी हमारे लीडरान हैं तो वो जो वोटर्स हैं तो वो उन वोटर्स को अपनी तरफ अपने स्टेटमेंट से मोड़ लेते हैं जो तालीम याफ्ता नहीं है, जिनको ज़्यादा इल्म नहीं होता है। तो बहुत आसानी से अगर गाँव में अगर जाएँगे आप, ठीक, तो जैसे हम यहाँ हमारे यहाँ भी डिमोनेटाइजेशन हुआ या अभी ये GST आई है, तो उनको अवेयर नहीं है कि इससे मुल्क में हालात किस तरह के बने हैं, हमें GDP डाउन हो रही है या अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है। तो उनके बाद उनको इस तरह का वजह यही है कि वो तालीम याफ्ता नहीं है। और यहाँ जितने भी हमारे पॉलिटिकल जितने लीडर हैं उनका जो फोकस रहता है सिर्फ और सिर्फ वोट्स पर रहता है, ना कि उनको बढ़ावा देने के लिए या उनके वेलफेयर के लिए। बड़ी अच्छी बात कह रहे हो मशकूर भाई, इनकी बात से बात निकल रही है कि अगर हम जो जितना तालीम याफ्ता हो उसकी वोट की उतनी अहमियत कर दें तो उससे क्या कुछ बदलने वाला है? जैसे अगर ग्रेजुएट है उसका वोट 2 नंबर का हो, पोस्ट ग्रेजुएट है 3 पॉइंट हो, MPhil है 4 पॉइंट हो, PhD हो 5 पॉइंट हो, अंडर ग्रेजुएट है उसके 1 पॉइंट हो, इस तरह करें तो क्या कुछ सहूलत हो सकती है? जो जमहूरी निज़ाम है वो सबसे बेहतर निज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें हर शख्स को इतनी ही अहमियत दी जाती है, चाहे वो ग्रेजुएट हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट, चाहे रिसर्च किया हुआ हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयड हो, चाहे एम्प्लॉयड हो। तौला नहीं करते। हाँ, उसको तौला नहीं करते हैं। उनको तौल नहीं सकते। हर के वोट की कीमत उतनी है, क्योंकि एक इंसान जो 10th क्लास का पास आउट है और एक इंसान जो रिसर्च किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ है, वो भी नेशन को उतना ही कंट्रीब्यूट कर सकता है अगर कंट्रीब्यूट करने पे आ जाए। तो ज़रूरत है उनको अवेयर कराने की कि आप नेशन को किस तरह से अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हम लोग की यही कोशिश है कि हम लोगों को अवेयर कराएं कि आप जिस लेवल पे भी हैं, जहाँ पर भी आप नेशन को कंट्रीब्यूट करें और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम करें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ मुझे इशारा किया जा रहा है कि एक और वक्फ़ा ले लें। वक्फ़े के बाद नाज़रीन जब हम लौट कर आएंगे तो फिर हम इस गुफ्तगू को किसी नतीजे पर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो आज हमने बातचीत की है
इसका कोई नतीजा निकला, हमने अपने मसाइल पर क्या वाकई तवज्जो दी इस पूरे प्रोग्राम के दौरान। और देखिए यही फ़र्क होता है जब हम स्टूडियो में बैठकर बहस करते हैं और जब हम किसी तालीमी इदारे में आकर बहस करते हैं तो बहुत अच्छे पॉइंट्स निकल कर आते हैं। आज हमने जो बात की है अभी तक वो इतनी बेहतर तरीके से बात हुई है, उसमें लोगों ने उन मुद्दों पर बात की है, उन अहम निकात पर बात की है जिन पर हमें वाकई सोचना चाहिए। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम लौट कर आएंगे, इस गुफ्तगू को एक अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, मगर इस मुख्तसर वक्फे के बाद। हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। इस आखिरी सेगमेंट में हम अब बात करेंगे कि हमने जो बातचीत की है उसका क्या नतीजा निकला है। रेहान साहब, जब हम बात कर रहे थे, हमने बच्चों से भी बात की, तो हमें एक मुख्तलिफ तस्वीर नज़र आई। ये तस्वीर अखबारात में नज़र नहीं आती, ये तस्वीर जो है जो हमारे मेन चैनल्स वगैरह हैं उनमें भी नज़र नहीं आती है, ये सोच कहीं नज़र नहीं आती है। वजह क्या है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जब आप देखेंगे और तमाम चीज़ों पर आपकी जब निगाह होगी, सोसाइटी पे, समाज पे और मीडिया पे, ख़बर ही जीवन है, इस पर जब आपकी निगाह होगी तो आपको ये देखिए कि जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो आप देख लीजिए कि जब से आरएसएस के लोग की शाखाएं 40,000 से ज़्यादा हो गई हैं और उनके स्कूल्स भी चल रहे हैं, उनके धर्मशाले भी चल रहे हैं, उनके छोटे छोटे कॉलेजेस भी चल रहे हैं, उनके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी चल रहे हैं। उनके चलाने की जो पॉलिसियां हैं उनमें ये है कि जो लोग साहिब हैसियत है वो उसमें कंट्रीब्यूट करके उसमें हिस्सेदारी जता के समाज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि अगर हम साहिब हैसियत है, हम इंटेलेक्चुअल बन गए, हम पढ़ लिख लिए, हमारा कहीं पे एक बड़ा प्लांटेशन हो गया, तो हम सोचते हैं उसकी मार्केटिंग की जाए, समाज को फ़ायदा, उस सोसाइटी को फ़ायदा न पहुँचाया जाए। दूसरी बात कि आज जो मुल्क में हालात हैं, एक मुसलमानों को खौफ और हिरास के माहौल में डालने के लिए एक बिल्कुल 10,000 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इनमें बस खौफ और हिरास का माहौल पैदा किए रखे, ताकि ये जो अभी सर सैयद को पैदा हुए 200 साल हो गया है, 200 साल में कौम अभी वहाँ पे खड़ी हुई है कि जहाँ पे वो कह सकती है कि हम इंग्लिश में अपना नाम लिख सकते हैं, हम अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसका मतलब कि अभी हमें 200 साल और लगेगा उस पढ़ी लिखी सोसाइटी और समाज में बैठने के लिए। तो इसके जिम्मेदार सिर्फ हुकूमतें तो नहीं हो सकती, उसकी जिम्मेदार हमारे अपने अंदर कमियां हैं। बिल्कुल। अब हमारे जो लोग हैं, जो साहिब हैसियत लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल से, जो पढ़े लिखे तबके के लोग हैं, वो उनकी हिस्सेदारी है, लेकिन उसका पैसा, उनकी ताकत उस जगह इस्तेमाल नहीं हो पा रही है जहाँ होनी चाहिए सही तरीके से। और जो पढ़े लिखे जाहिल हैं, तो उनकी बात ही है कि वही हालात देख रहे हैं मुल्क के। क्या हम पड़ोसी से नहीं पूछते कि तुम्हारा बेटा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन सुबह हम 7 बजे उठ जाते हैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए, लेकिन पड़ोसी का बेटा दिखेगा आपको कूड़े में वो दाना चुनता हुआ। लेकिन वो पड़ोसी भी आपकी नहीं सुनता तो सुनाने में हमारा कैरेक्टर और किरदार जो होना चाहिए, जो सर सैयद का था, वो हम इस समाज को नहीं बता पा रहे। यही सर सैयद की ज़रूरत हमको पेश आती है। बिल्कुल सही बात है। फहद साहब, आखिर में आपको क्या लगता है कि जो मुल्क का नौजवान है, ख़ास तौर से मुस्लिम नौजवान, वो किस अंदाज से अपने आप को बदले? अगर वो तालीम भी नहीं हासिल कर पाया, अपनी सोच को, अपने रिवायात को, अपनी बातों को किस तरीके से उसमें कुछ तब्दीली लाए जिससे वो कुछ तो अपने हालात ज़िंदगी बदल सके। देखिए, एक शेर मैं पढ़ना चाहूँगा यहाँ पर जी। शेर है कि कहीं जंगल कहीं दरिया पड़ेगा, हर सूरत हमें चलना पड़ेगा, मसाइल अब बढ़ते जा रहे हैं, हमें अब एक हो जाना पड़ेगा। तो अब ज़रूरत है एक होने की। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ जो अभी पहले बात आपने रखी थी खुदगर्जी की, उसको अब दरकिनार करना होगा। हमें सोचना होगा कि अगर किसी लायक हैं तो अब दूसरे के, अपने भाई के बारे में भी सोचें, और दूसरा अगर भाई भी हमारे साथ है तो उस चीज़ को भी हमें उसको बोलना है, क्योंकि अगर दीनी निस्बत से भी अगर देखा जाए तो ज़िम्मेदारी अपने घर के साथ साथ पड़ोसी की भी होती है, और पड़ोसी की ज़िम्मेदारी करने के बाद आपको अपने एरिया की भी, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हिजरत करके और बाहर भी लोगों के पास जाकर जहाँ भी जिस तरह की ज़रूरत है वहाँ उस तरह की आप चीज़ें प्रोवाइड कराएँ। लोगों तक इल्म की ज़रूरत है, तो क्योंकि शुरू से चला है, क्योंकि दीन जो इस्लाम है ये भी इसी तरह फैला है, हिजरत से ही फैला है, लोग यहाँ फैले और लोगों को बताया। तो यही ज़रूरत है मुसलमानों को आगे काम करने की, सिर्फ़ और सिर्फ ख़ुद को भूलने की ज़रूरत है।
मैं एक बात और बताना चाहूँगा यहाँ से, अभी जैसे मुल्क के हालात चल रहे हैं, इसमें पहले जो तमाम शर्पनाक जो आपके अनासर हैं, तो इन लोगों ने जिस तरह के अभी मोब लिंचिंग वगैरह की चीज़ें चल रही हैं, उस पर भी मैंने पिछले जो मैं भी एक अपने स्टेटमेंट में था, तो उसको बड़ा हमारा जो अखबार है और जो मीडिया है उसको पूरी तरह से हम लोगों को ये इल्म भी है कि पूरी तरह से बिका हुआ है। एक ही तरफ की वो बात कर रहा है, एक ही तरफ की बातों को रख रहा है, तो हमारे स्टेटमेंट्स को भी बड़ा तोड़ मरोड़ कर बड़ा पेश किया जाता है और उस पर मतलब जो लोगों को देश हित के बारे में पता भी नहीं है, जो 15 अगस्त को ब्लैक डे के रूप में जो है वो सेलिब्रेट करते आ रहे थे, वो लोग हमारे ख़िलाफ़ मतलब तहरीर देते हैं। मतलब इन ऑर्गेनाइजेशंस को कहीं ना कहीं से बढ़ावा बहुत ज़्यादा मिल रहा है और बहुत ज़्यादा हाइप दी जा रही है और एक माहौल पैदा किया जा रहा है पूरे मुल्क में खौफ का कि मतलब अपनी आवाज़ को दबा दिया जाए। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म अपनी इतनी आवाज़ में इतनी ताकत रखता है कि पूरी दुनिया को हिला सकता है और यहाँ से ये चीज़ें होती आई हैं और इंशाल्लाह आगे होती रहेंगी और जो अवेयरनेस है इंशाल्लाह वो सब तक पहुँचाते रहेंगे और हमारे यहाँ से एहतजाज हमेशा होते रहेंगे। चलिए मशकूर साहब, आपसे आपको मतलब आप जो पैगाम देना चाहें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के सदर के हैसियत से उन तमाम तलबा को जो यहाँ के भी हैं और जो यहाँ के नहीं हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहें ताकि उनकी आने वाला मुस्तकबिल जो है वो बेहतर हो और उसमें मसाइल कम हो? पैगाम मैं ये देना चाहूँगा, उससे पहले मैं एक आज का ही एक वाक़या मैं डिस्कस करूँगा। जब मैं आज अपनी क्लास से लौटा तो मैं कैंटीन पे जा रहा था अपने हॉस्टल की चाय पीने, तो एक 4th ग्रेड एम्प्लॉई से मेरी बातचीत हो रही थी। तो बड़े भाई ने मुझसे ये कहा कि हमारी बिटिया है वो 12th क्लास पास आउट कर चुकी है, तो आगे क्या करें, हम ये सोच रहे हैं कि उसको जो है कहीं पे काम वाम पे लगा देते हैं। तो मैंने कहा देखिए यहीं आप गलती कर रहे हैं, यहीं पे गलती हो रही है। गलती ये हो रही है कि आपको जो भी सैलरी मिल रही है अब तक तो आपकी ज़िंदगी सही चल रही थी, आप इसी को आगे बढ़ाएं और अपनी बिटिया को पढ़ाएं। आप जो बच्ची 12th क्लास में आज, कल को उसको आप ग्रेजुएशन में दाखिला कराइए, मास्टर्स में कराइए, उसको आप रिसर्च में दाखिला कराइए और उसको इस लायक बनाइए कि वो जो है अपने आप में एक काबिल बन के उभरे और वो इस लायक हो। क्योंकि जब एक घर की औरत या बच्ची या लड़की जब इल्म हासिल करती है तो उससे एक इंसान का फ़ायदा नहीं होता है, उससे नस्ल दर नस्ल का फ़ायदा होता है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। मेरा यही पैगाम है, यही मैसेज है सारे तालिब इल्म से, हिंदुस्तान के सारे तालिब इल्म से, ख़ासकर के नौजवान तबके से ये है कि अपनी एजुकेशन पे फोकस करें और जितना ज़्यादा हो सकता है फोकस करें, पढ़ाई करें और साथ साथ जो आपकी जो तालीम है, जो एजुकेशन आप हासिल कर रहे हैं, अगर आप जिस भी कोर्स में हैं उनके साथ साथ और चीज़ों के को भी आप उसकी भी तालीम हासिल करें और चीज़ों के बारे में अवेयर हों कि क्या चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, क्या चल रहा है वर्ल्ड के अंदर और इस सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए। अपनी एक पॉलिटिकल थिंकिंग को डेवलप करें, सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में काम करें, इंशाल्लाह एक बेहतर रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट एकदम से नहीं आ सकता कि आज हमने कुछ सोचा और रिज़ल्ट आ गया। रिज़ल्ट आने में वक्त लगेगा, साल भर का लग सकता है, 2 साल का भी लग सकता है, 3 साल का भी लग सकता है, लेकिन रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। इसीलिए मेरी यही गुजारिश है कि सब लोग एजुकेशन पे ध्यान दें और एक अच्छी पॉलिटिकल थिंकिंग को डेवलप करें, जिससे हम पूरे देश को लेकर आगे बढ़ेंगे, पूरे कंट्री को लेकर, अपनी कौम को लेकर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये बहुत अच्छी बात है, ताली बजनी चाहिए इस पर। तो रातर साहब, जो अब यहाँ से उठा है वो सारे जहाँ पर बरसा है और बरसेगा भी। आखिर में आपसे मैं इसलिए ये आखिर करवाना चाहता हूँ कि आप हिंदुस्तान का जो ताज है कश्मीर, वहाँ से आपका ताल्लुक़ है। आप यहाँ शुमाल में अलीगढ़ में हैं। सर सैयद से कश्मीर के लोगों का बहुत ज़बरदस्त ताल्लुक़ रहा है और यहाँ पर उन चाहे आपके मौलवी फ़ारूक रहे हों या काजी निसार रहे हों, वो सब लोगों का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक ताल्लुक़ रहा है। तो आप अब इस यूनिवर्सिटी से जब फारिग होके जाएंगे और आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी भी पैदा होगी, आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होगी, ये तो आपसे एक उम्मीद है या मुस्तकबिल की भी लेकर। तो आप किस अंदाज से अब आगे बढ़ना चाहेंगे ताकि लोगों के मसाइल कम हो सके, चाहे वो कश्मीर के हो, चाहे हिंदुस्तान के हो या दुनिया भर के हो? जी, मेरी यही कोशिश रहेगी हमेशा कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी के लिए काम करूं, जितना मुझसे हो सके कि लोग मुझे इस्तेमाल किए अपनी बेहतरी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, एजुकेशन प्रमोशन के लिए, नेशनल डेवलपमेंट के लिए। मेरा हमेशा यही रहेगा और मेरी दिली ख्वाहिश है ये, ना सिर्फ कश्मीर का। मैंने ये हमेशा अपनी जहाँ जहाँ मुझे बोलने का मौका मिला कि मैं कश्मीरी नहीं हूँ, ना मुझे कोई कश्मीरी कंसिडर करे,
ना यूपी का मुझे कोई कंसिडर करे, ना बिहार का। मैं अलीग हूँ और मैं अलीग बन कर रहना ही चाहता हूँ। और जो यहाँ की छवि है, जो यहाँ की पहचान है कि कौम मिलत की बात करें, कौम मिलत में सिर्फ कोई पर्टिकुलर ग्रुप नहीं आता है, बल्कि जितने भी हिंदुस्तान में रहने वाले हैं उनकी बात की जाए, उनके फ़रोग की बात की जाए, माशी हालत को सुधारने की बात की जाए, और जितना भी हमसे हो सकेगा हम इंशाल्लाह आने वाले टाइम में बेहतरी के लिए काम करना चाहेंगे। और मेरी दिली ख्वाहिश है, खासकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि यूपी में है, कि यूपी के लोग जो गरीब तबके के हैं, ज़्यादा जो सप्रेस्ड है, थ्रू आउट द लाइफ उनके लिए काम करूं। बिहार में जितने गरीब हैं उनके लिए काम करूं, और जो मार्जिनलाइज्ड क्लास है, डिप्रेस्ड क्लास है, किसी भी मसलक से हो, उनके लिए काम करूं। और रही बात कश्मीर की, मैं कोशिश करूंगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक सेंटर जैसे कि किशनगंज में है और भी बाकी जगह हैं वहाँ भी खुले, ताकि वहाँ के भी बच्चे तालीम से फैज़याब हो और ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी हो, इंटेलेक्चुअल कनेक्टिविटी हो। मैं चाहता हूँ, जिसने अभी आपने कुछ पर्सनैलिटीज़ का इजहार भी किया, मैं चाहता हूँ कि कश्मीर का हर एक बच्चा नाज करे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हम पढ़े हुए हैं, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में और रोशनाज करेंगे और फैज़याब लोग हो यहाँ के इल्म से, क्योंकि ये एक गौर है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह ने बना ही इसलिए था, ह्यूमनिटी को सर्विस करना और तमाम लोगों के लिए सर्विस करना, फातिह आलम, प्यार मोहब्बत बढ़ाना। हमारा मिशन खाली विद इन द कैंपस नहीं है, और मिशन इज़ ब्रॉड। इंशाल्लाह विद इन द कमिंग टाइम वी विल, अगर हमें पॉलिटिक्स में भी आना होगा, वो कोई पर्टिकुलर पॉलिटिक्स नहीं होगी स्टेट की, वो पॉलिटिक्स होगी नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, यंग यूथ को लाना और उन स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करना जो कि आज तक चले आ रहे हैं, कि यहाँ पे इलेक्शन खाली वही जीत सकते हैं जो कम्युनल चीज़ों को करें, सेफ्टनाइजेशन करें, कॉन्फिडेंस में उन लोगों को लाए जो फ़िरका वाराना हो या ये चीज़ें करते हैं। हम इस चीज़ को डिस्क्लोज़ करेंगे, इन मिथ्स को, इन मिस्ट्रीज़ को हम डिस्क्लोज़ करेंगे और लोगों के सामने लाएंगे कि आप अपनी थिंकिंग रखिए, डू नॉट कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो आपके लिए गलत साबित होते हैं फिर इन फ्यूचर। तो आप खड़ा हो, आप अपना स्टैंड ले, इट इज़ योर डेमोक्रेटिक राइट। और हम काम करेंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थाट हर एक यूनिवर्सिटी में हो। हाल ही में JNU पे इतना तशद्दुद किया गया, वो जो भी लोग हो उनको सप्रेस किया गया। मैं ये समझता हूँ, इफ़ देयर इज़ एनीवेयर यूनिटी इन डाइवर्सिटी एग्जिस्टेड, दैट इज़ द कैंपस, एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज़ राइट beside his academic and degrees to speak about the nation, to speak about the international issues, and this is what genuine motive. We are having this Steadiness Debating Club here, and each and every student will participate in that. We want the political consciousness of each and every student, so that जो भी वहाँ जाए, फिर किसी भी स्टेट में जाए, वो अपने लोगों को पॉलिटिकली कॉन्शियस करे। हम इमोशनल और नहीं होना चाहते हैं, वी वांट टू बी अ पॉलिटिकल कॉन्शियस। हमारे साथ बहुत इमोशनल खेल किया गया है, चाहे वो स्टेट पॉलिटिक्स हो या सेंट्रल पॉलिटिक्स हो। वी आर नॉट गोइंग टू बी नाउ मोर ट्रैप अंडर देयर इन्फ्लुएंस। इंशाल्लाह वी विल शो दैट वी आर द पीपल हु विल कंट्रीब्यूट टू द होल नेशन। दिस इज़ अवर एजेंडा एंड दिस विल रिमेन इन फ्यूचर। थैंक यू। चलिए नाज़रीन, बहुत अच्छी बात पर जो है इस बात आज हमारे मसाइल के इस प्रोग्राम को हम ख़त्म करने जा रहे हैं कि जो राठौर साहब ने भी कहा और आपने देखा, इन बच्चों ने भी और ये जो ओहदेदार हैं स्टूडेंट यूनियन के, इनका जो पूरी सोच है, इनकी जो फ़िक्र है, वो सिर्फ महदूद नहीं है अपने तक, ये एक लामहदूद सोच है। इसमें बहुत ही वुसअत है, इसमें वो पूरे हिंदुस्तान को, पूरे कौम को, पूरी दुनिया को एक नज़रिए से देखने की चाह है। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। इस सोच के साथ ये लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी नज़रिए के साथ इन्होंने हमारे मसाइल पर गौर किया है आज। और जैसा कि यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तराने में भी यही बात है कि जो ताक़े हरम में रोशन है वो शम्मा यहाँ भी जलती है, इस दस के गोशे गोशे से एक जुए हयात उबलती है। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ से वो जुए हयात उबलेगी, यहाँ से वो चश्मा फूटेगा। ये मेरा चमन है, मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। और ये जब बुलबुल पूरे मुल्क में जाकर अगर अपनी आवाज़ फैलाएगी तो यकीनन लोग सुनेंगे उसे और उससे लुत्फ़अंदोज़ होने के साथ साथ उसकी आवाज़ पर लब्बैक भी कहेंगे। इस उम्मीद के साथ हमारे मसाइल को आज यहीं ख़त्म पसीर करते हैं। आइंदा हफ्ते फिर किसी नए मौजू के साथ, नए लोगों के साथ हमारे मसाइल में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया।